हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका समरी। आपके जो दो केस आपने स्टडी किए थे भाई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के केस में, तो थोड़ा सा मैं इस लेक्चर में रिवाइज करूंगा और कुछ क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट करके पॉइंट भाई लिख लीजिए इसको। सबसे पहले हमने केस किया था भाई जब सिस्टम मेरे पास क्या था, सिस्टम इज एट नो लोड। ठीक है, जो मैं फिगर नीचे बना रहा हूँ ये दोनों के सभी केसेस के लिए आपकी कॉमन रहेगी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है, एक x1 रिएक्टेंस है, एक x2 रिएक्टेंस है, सपोज एक x ऑफ 3 है, और यहाँ पे मेरे पास नो लोड का केस है, कोई भी लोड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये सपोज आपका x ऑफ 3 है। ठीक है, और मान लीजिए जनरेटर की जो वोल्टेज है ये चीज है। ठीक है, अगर ये नो लोड के ऊपर है राजी, अगर नो लोड का केस है तो आपको ये क्लियर है इसके अंदर जो करंट आई जा रहा होगा वो मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, अगर करंट जीरो है इसका मतलब जो Eg है दैट इज इक्वल टू B दैट इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज B है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर सर्किट के अंदर कोई भी लॉस नहीं है इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम मेरा क्या होगा राजी, नो लोड का होगा। ठीक है, इसमें करंट अगर जीरो है इसका मतलब ये जो Eg वोल्टेज है ये इक्वल टू दिस वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास नो लोड पे हमने देखा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नाउ फॉल्ट इज अकर्ड एट पॉइंट F। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट F है मेरे पास, उसके ऊपर आपका फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, वो मान लीजिए F पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ये है पॉइंट F। अब यहाँ पे क्या आ गया राजी, 3 फेज फॉल्ट आ गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जैसे ही फॉल्ट आ जाएगा तो आपके पास जो मेथड आपको मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे राजी, बोलो, प्री फॉल्ट वोल्टेज निकाल लेंगे। कहाँ पे, एट पॉइंट दिस। ठीक हुई इतनी बात। चलिए, फॉल्ट अक्कर एट पॉइंट F, तो इसके बाद क्या होगा, तो BF मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये हो जाएगा प्री फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट। ठीक हुई इतनी बात। चलिए, अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूं तो नॉर्मल मेथड के साथ हमने क्या किया था भाई, नॉर्मल मेथड पे आपने क्या देखा था भाई, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बोलो, सबसे पहले हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम में क्या होगा आपके पास, अल्टरनेटर Eg का x1, नेक्स्ट क्या है x2 है। अब फॉल्ट आ गया ना मेरे पास, और नेक्स्ट आगे मेरे पास ये भी था भाई x ऑफ 3, और साथ में ये चीज ओपन थी। ठीक है, तो जैसे ही मेरा यहाँ पे फॉल्ट आएगा, इस पॉइंट पे फॉल्ट आया पॉइंट F पे, ये x1 है, ये x2 है, ये मान लीजिए E ऑफ G है, ये x ऑफ 3 है। ठीक है, तो ये तो जो इस साइड का मेरे पास है ये तो मेरे पास ओपन पड़ा है। ठीक है, अगर इधर कोई मोटर होती तो वो सप्लाई करती। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो ये चीज मेरी हट जाएगी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये चीज तो हट जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास नो लोड के ऊपर था और उधर कुछ है भी नहीं था जो चीज सप्लाई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ x ऑफ 3 इज रिमूव्ड। बस यही पॉइंट मैंने आपको बताने हैं, इसके अंदर क्या क्या करना है ना, रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, इसका मतलब जो करंट था, करंट फ्लोइंग इन x ऑफ 3 आफ्टर फॉल्ट दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में राजी जो मेरा फॉल्ट करंट होगा यही मेरे पास फॉल्ट करंट होगा ना। ठीक है, यही मेरे पास क्या होगा राजी, फॉल्ट करंट होगा I ऑफ F। ठीक है, तो I F की वैल्यू कितनी होगी राजी, सर्किट के अंदर Eg है और रिएक्टेंस कितनी है भाई, x1 प्लस x2। तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये था नॉर्मल मेथड। अगर मैं थेवेनिन मेथड के साथ करता तो कैसे करता भाई, बोलो, सबसे पहले हम प्री फॉल्ट वोल्टेज देखेंगे। प्री फॉल्ट वोल्टेज आपके पास कितना है, बोलो, प्री फॉल्ट वोल्टेज मेरे पास कितना है राजी, बोलो जी सर, प्री फॉल्ट वोल्टेज है मेरी 1 एंगल ऑफ 0। ये क्लियर है ना भाई, कैसे आया था,
ये जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है जो मैंने BF यहाँ पे 1 दिखा दिया, वो कैसे 1 दिखा दिया था, क्योंकि सिस्टम मेरा नो लोड के ऊपर था, इस पे ड्रॉप होंगे कोई 0 ड्रॉप, इसका मतलब यहाँ पे भी कितनी वैल्यू होगी 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, और यहाँ पे भी कितनी होगी 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, और EG भी मेरा कितना होगा 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। समझे मेरी बात, क्योंकि इधर जो नो लोड था, इस नो लोड के ऊपर मेरे पास क्या कंडीशन थी भाई, नो लोड के ऊपर मेरा करंट 0 था, अगर करंट मेरा 0 है इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब जो वोल्टेज ये 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री है वो सेम वोल्टेज मेरी F पॉइंट पे होगी, ठीक है, फॉल्ट से पहले, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ, ये देखिए मैंने लिखा है ना प्री फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट, ठीक है, तो वो 1 वोल्ट ही होगा, जितनी यहाँ पे वोल्टेज है वही आपके हर एक पॉइंट पे होगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट के अंदर कोई लॉसेज ही नहीं है, ठीक है, ये मेरी वहां से निकल गई थी, ठीक है। चलिए, तो इस फॉल्ट मेथड की हेल्प से मेरे पास ये चीज आ गई। नॉर्मल मेथड के साथ अगर मैं आपसे थेवेनिन सर्किट की बात करूं, थेवेनिन सर्किट में क्या होता है, आपने प्री फॉल्ट वोल्टेज निकालनी है, उसका क्या कर देना है, अपोजिट का वोल्टेज सोर्स लगा के आपने केवीएल अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जे मेरे पास भाई सर्किट बन जाएगा आपका प्री फॉल्ट का। X1 X2 क्या जे वाला सप्लाई करेगा लोड, नहीं करेगा, यहाँ पे तो मेरे पास इनफिनाइट बस बार था, ठीक है जी, X ऑफ 3 था, ठीक है, तो सिंपली आपका फॉल्ट करंट ऐसे ही मूव करेगा I ऑफ F, ठीक है। तो I ऑफ F कितना होगा भाई, जे 1 एंगल 0 होगा, तो इसका मतलब जो मेरे पास फॉल्ट करंट आने वाला है दैट इज 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय जे X1 प्लस X2, ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्री फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट जे X1 प्लस X2, ठीक है। जब नो लोड का केस होगा उस केस में आप चाहे नॉर्मल मेथड के साथ करिए चाहे आप थेवेनिन के साथ करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जी मेरे पास था थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट में बस कुछ नहीं है, प्री फॉल्ट वोल्टेज यहाँ पे दिखा देनी है और जो EG EM है उसको 0 कर देना है, ठीक है, उसके साथ मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। जैसे केस नंबर 2 लिखिए भाई, व्हेन सिस्टम इज इन लोडिंग कंडीशन, ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन सिस्टम इज इन लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन के अंदर आज मैं इसके 2 केस बनाऊंगा। पहले मैं मान के चल रहा हूं स्टैटिक लोड है, ठीक है, स्टैटिक लोड, ठीक है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं हम जो पिछला लेक्चर आपको मैंने बताया था, ठीक है। चलिए सेम डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पे अल्टरनेटर है X1 X2, ये मेरा फॉल्टी पॉइंट हो गया, ये X ऑफ 3 हो गया और यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, ठीक है जी। ये मेरे पास लोड है, मान लीजिए J 0.2 पर यूनिट, ठीक है, दिस इज योर लोड, राइट। ये मेरे पास E ऑफ G है, ये X1 है, ये X2 है, ये फॉल्टी पॉइंट F है, ये मान लीजिए X ऑफ 3 है और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज आपको गिवन है 1 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या अब मेरी EG जो है क्या ये 1 पर यूनिट होगी, नहीं होगी, क्योंकि अब लोड कनेक्टेड है, सिस्टम पे अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड के केस से आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल मेथड में आपने देखा था विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड, सर नॉर्मल मेथड के साथ मैं सबसे पहले रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करूंगा इसका, ठीक है, जो भी सर्किट होगा उसका रिएक्टेंस डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। रिएक्टेंस डायग्राम के बाद सर मैं इसका प्री फॉल्ट करंट फाइंड आउट करूंगा, जिसको हमने किसका नाम दिया था I0, दैट इज योर प्री फॉल्ट करंट, ये मेरे पास प्री फॉल्ट करंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे केस पे आपने क्या देखा था, व्हेन फॉल्ट इज अकर्ड एट पॉइंट F, फिर मेरे पास जो फॉल्ट है मैं F पॉइंट पे दिखा दूंगा, F पॉइंट पे दिखाने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा राजे, इसका बोलो फॉल्ट वाला डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। जी मेरे पास X1 है, जी मेरे पास X2 है, जी मेरे पास E ऑफ G है। ध्यान से देखिए यहाँ तक मैंने J ले लिया, J ले लिया, J ले लिया, ठीक है। अब J मेरे पास पॉइंट आ गया भाई F, और F पॉइंट पे मेरे पास क्या आ रहा है, बोलो राजे, F पॉइंट पे मेरे पास फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट आएगा तो मेरा सर्किट ऐसे बनेगा, क्या मेरा ये जो इधर वाला सर्किट है वो मेरा सर्किट में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आपका लोड क्या रहा है, स्टैटिक। तो स्टैटिक लोड की जो कंजम्पशन थी, पहले ये जो था करंट मेरा ऐसे ले रहा था, ठीक है, I0 की वैल्यू आपके करंट ऐसे ऐसे लोड के थ्रू
वापस आ रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, जो मेरे पास लोड स्टैटिक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर ये सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे आपके सिंक्रोनस मोटर सप्लाई कर देते थे ना करंट, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। ये चीज भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास ये जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भाई, स्टैटिक लोड कैन नॉट सप्लाई करंट, ठीक है, सप्लाई करंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब वो यहां से हट जाएंगे, दैट इज हियर नो पार्ट इज रोटेटिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो वहां पे तो इनर्शिया की वजह से आपका आ रहा था। इसका मतलब ये जो बाकी का सर्किट होगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही मेरे पास सर्किट रहेगा, ठीक है। चलो ये चीज होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर फॉल्ट का एनालिसिस, है ना। तो आफ्टर फॉल्ट, जैसे ही फॉल्ट आ गया, अब मेरा क्या होगा, इन X3 एंड लोड वो मेरे पास 0 हो जाएगा, और जो IF करंट होगा राजेश, यही तो मेरा कौन सा करंट होगा, IF, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, EFG डिवाइड बाई J X1 प्लस X2। समझे मेरी बात। चलिए, इसका मतलब अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें मुझे EG की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। EG कैलकुलेट मुझे करनी पड़ेगी। तो EG कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी ऑलरेडी आप जानते हो लोडिंग केस में। तो EG की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, EG तो यहां से निकालेंगे EG। यहाँ पे वोल्टेज आपके पास 1 वोल्ट है, इसका मतलब जो मेरा KVL है वो मैं इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक लगा दूंगा, ठीक है। तो EFG की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस I नॉट इंटू जे, रेक्टेंस कहाँ कौन कौन सी आ रही है, X1 X2 प्लस X ऑफ 3, ठीक है। ऐसे मैं क्या निकाल लूंगा राजी, EFG निकाल लूंगा, ठीक है जी। ये था मेरे पास नॉर्मल मेथड, है ना। लेकिन हमने आपको इजी किस में बताया था, थेवेनिन मेथड के साथ, ठीक है। तो बी लिखिए इसका थेवेनिन मेथड। थेवेनिन मेथड के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी रेक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। मेन बात तो ये है, जिस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है उसकी प्री फॉल्ट वोल्टेज आपने निकालनी है, ठीक है। फॉल्ट आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे, इस पॉइंट के ऊपर मुझे प्री फॉल्ट वोल्टेज निकालनी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बी नॉट। फिर उसके अपोजिट साइड की आपने फिगर में ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो इसका जो सर्किट बनेगा राजी, जो भी रेक्टेंस है X1 X2, फॉल्ट मेरा इसी पॉइंट पे आ रहा है, फॉल्ट इसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि जैसे जो स्टैटिक लोड है उसका मुझे इफेक्ट इसमें लेना होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट मुझे इसमें लेना होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और यहाँ पे मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी राजे, माइनस प्लस अपोजिट साइन की कौन सी, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट F, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंस कितनी गिवन थी, 0.2 पर यूनिट, ये था X ऑफ 3। देखो दोनों में डिफरेंस देखो राजी, जो मेरे पास सर्किट बना था, जो मेरे पास सर्किट बना था फॉल्ट के नॉर्मल मेथड में, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लोड आपका जो स्टैटिक लोड है वो आपके पास सप्लाई नहीं कर पाएगा करंट को, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओपन रखा, ठीक है, तो वो हट जाएगा। लेकिन जब हमने थेवेनिन मेथड करना है उसके अंदर इसका इफेक्ट लेना है, ठीक है, तो उसके अंदर इसका इफेक्ट हम लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए, जो इस चीज को मैं नोट करके लिख लेता हूं भाई, लिखो, while making थेवेनिन सर्किट, ये ए और बी मेथड दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा थेवेनिन सर्किट के साथ आप करिए, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा। लिखिए, while making थेवेनिन सर्किट we have to include all the reactance including, बस रिएक्टेंस ही आपने ड्रॉ करनी है राजे, ठीक है, इंक्लूडिंग लोड। ये सभी सर्किट के अंदर जो रिएक्टेंस होंगी सभी की सभी ले लेनी है, ठीक है। बस जो वोल्टेज आपने लेनी है वो प्री फॉल्ट वोल्टेज लेनी है, बस बात खत्म, ठीक है। बोलो, ये चीज हो जाएगी आपकी भाई, हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वी कैन नॉट इग्नोर X3 एंड लोड, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट, like we ignore
इन नॉर्मल मेथड, ठीक है। जैसे नॉर्मल मेथड ने आपने इग्नोर किया था, इसमें हमने इग्नोर नहीं करना है। ठीक हुई इतनी बात। चलिए तो थर्ड केस नंबर 3 लिखिए भाई, जो आपका इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3, व्हेन सिस्टम इज इन लोडिंग कंडीशन, सिस्टम आपका लोडिंग कंडीशन पे है और जो आपके पास राजे लोड है वो डायनामिक है। लोड क्या? डायनामिक। डायनामिक मींस आप मूविंग पार्ट होंगे। मूविंग पार्ट मींस आपकी सिंक्रोनस मोटर होगी, ठीक है। मूविंग पार्ट लाइक मोटर, ठीक है। ये आपका भाई फीड करेगा, ठीक है। चलिए तो इसका ड्रॉ करें सर्किट। तो इसका मतलब इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, x1 x2, फिर मेरे पास फॉल्टी पॉइंट आएगा, फिर x ऑफ 3 आएगा, फिर मेरे पास राजी मोटर आएगी, उसकी रिएक्टेंस और उसका EMF, ठीक है। ये E ऑफ G है, ये x1 है, ये x ऑफ t है, ये मान लीजिए फॉल्टी पॉइंट है, ये x ऑफ 3 है, ये x ऑफ m है, ये E ऑफ m है, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल मेथड के साथ आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड। बोलो जी सर, नॉर्मल मेथड के साथ हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बताओ फिर कैसे करेंगे? सबसे पहले सर हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। रिएक्टेंस डायग्राम कौन सा राजी? पर यूनिट वाला, ठीक है। दूसरे केस में सर हम इसका प्री फॉल्ट करंट निकाल देंगे, है ना। प्री फॉल्ट करंट। सर प्री फॉल्ट निकालने के बाद फिर मैं सर इसका EG एंड EM कैलकुलेट करूंगा। सर वो कैलकुलेट करने के बाद मैं इसका क्या ड्रॉ करूंगा राजी? मैं सर इसका पोस्ट फॉल्ट सर्किट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पोस्ट फॉल्ट सर्किट डायग्राम में इसका सर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है सर इसके बाद फिर मैं इसका I ऑफ G निकालूंगा और I ऑफ M निकालूंगा, ठीक है सर। वो निकालने के बाद मैं अपना फॉल्ट करंट जो है, जो I ऑफ G प्लस I ऑफ M होता है, उसको सर मैं निकालूंगा। सर इसमें जो मेरे पास मोटर होगी वो सर इसमें फीड करेगी, ठीक है। जब भी मैं इसको फॉल्ट के केस में दिखाऊंगा तो फॉल्ट के केस में सर इसका जो डायग्राम है, मान लीजिए F पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो सर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। सर इधर से जो मेरा करंट होगा I ऑफ G होगा सर, इधर से करंट मेरा I ऑफ M होगा, ठीक है सर। ये मेरे पास फॉल्ट करंट होगा, जो दोनों करंट का क्या होगा राजी? ये जो इधर से कितना आ रहा है I ऑफ G आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है I ऑफ M आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो जो आपके पास डायनामिक लोड है ये क्या करेगा? IM करंट फीड करेगा, IM करंट फीड करेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर जहां पे लोड स्टैटिक होता, ये पूरा सर्किट मेरा नॉर्मल मेथड पे हट जाता। लेकिन जो थेवेनिन सर्किट है उसके अंदर मुझे इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें करने की वजह से अगर आप इसको थेवेनिन के साथ सॉल्व कर दो तो ज्यादा सही नहीं हो जाएगा? तो इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे राजी? थेवेनिन मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो थेवेनिन मेथड में क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपने जस्ट जे वाली रिएक्टेंस लेनी है, जे रिएक्टेंस जे रिएक्टेंस जे रिएक्टेंस जे रिएक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉल्टी पॉइंट F है इस पे प्री फॉल्ट वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल बस एक ही चीज करनी है आपने, फाइंड प्री फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्टी पॉइंट, ठीक हो इतनी बात। तो फॉल्टी पॉइंट पे भी आपने वोल्टेज निकालनी है, तो भाई मान लीजिए वो मेरी आ गई VF0, ठीक है। तो सर्किट कैसा बनेगा इसका? x1 x2, यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं? माइनस प्लस B ऑफ F, आगे क्या आपकी x ऑफ 3 और साथ में क्या मोटर का, ये है JX ऑफ M, ये है आपका JX ऑफ 3, JX1 JX2। देखिए कोई डिफिकल्ट है इसमें? सर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर भाई फिर घबराते किस चीज से हो भाई? इसको मैंने करंट बोला था डेल्टा I ऑफ G, इस करंट का क्या नाम दिया था? डेल्टा I ऑफ M, ठीक है। ये मेरे पास करंट क्या था? I ऑफ F। तो IF करंट कैसे निकलता भाई? बोलो सर, ये जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है डिवाइड बाय J x1 प्लस x2 प्लस सर ये वाला करंट आपका आ जाएगा J x ऑफ 3 प्लस x ऑफ M के साथ। बोलो आ जाएगा भाई, ठीक है। तो I ऑफ F की जो वैल्यू सर आ जाएगी दैट इज BF, बाहर निकालो सर, J भी बाहर आ जाएगा सर, अंदर बचेगा x1 प्लस x2 सर प्लस 1 बाई x3 प्लस x ऑफ M, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। इसको सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, जो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं, हटाने के बाद
मेरे पास, इसको अगर मैं हटा दूं, हटाने के बाद अगर मैं यहाँ से एक्स इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आएगा राजे, बोलो। ये दोनों तो सीरीज में है, वेरी गुड, ये दोनों भी क्या होंगे राजे, सीरीज में, ठीक है। तो दोनों को देखो सॉल्व करने के बाद सर्किट ऐसा बन जाएगा, एक रिएक्टेंस, इसको मैंने ओपन किया और इधर भी एक रिएक्टेंस बचेगी, ठीक है। इस वाली रिएक्टेंस का नाम है x3 प्लस एक्स ऑफ एम, और ये वाली क्या है, जे x1 प्लस एक्स ऑफ टी। मुझे यहाँ पे चाहिए x इक्विवेलेंट, ठीक है। तो x इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हो जाएंगे राजी, ठीक है। दोनों पैरेलल का मतलब क्या है, 1/x1 प्लस x2 प्लस 1/x3 प्लस एक्स ऑफ एम, ठीक है। तो 1/j मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब इसी सर्किट को आगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट के साथ हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए माइनस प्लस वैसे का वैसा BF 0 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बोलो जी, JX इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या रहा जी, फॉल्ट पॉइंट है, ठीक है। यही तो मेरे पास क्या फॉल्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो IF करंट है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, BF 0 डिवाइड बाई JX इक्विवेलेंट, ठीक है। JX इक्विवेलेंट क्या है भाई, दैट इज थेवेनिन रिएक्टेंस सीन फ्रॉम फॉल्टी पॉइंट, ठीक है। तो X इक्विवेलेंट भी मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलो जी, थेवेनिन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस सीन फ्रॉम फॉल्टी पॉइंट, ठीक है। फॉल्टी पॉइंट से जो दिखेगी मुझे, ठीक है। तो भाई ये आपकी पूरी स्टोरी थी, ठीक है। ये तीनों केस आपके पॉसिबल हैं। स्टैटिक लोड के अंदर बस जो मोटर का करंट I ऑफ M है, ये जो आपने देखा था वो फीड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप थेवेनिन मेथड के साथ कर रहे हो तो आपको वो चीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई डिफिकल्ट थी, मुझे एक चीज बताओ भाई, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट था? सर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। फिर यार डरते क्यों, ठीक है, डरना नहीं है, समझे मेरी बात। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन देखिए, चलिए भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, गेट 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। आ 15 MVA 10 kV 50 Hz star connected unloaded 3-phase alternator has a synchronous reactance of 1 per unit, a sub transient reactance of 0.2 per unit. If a 3-phase short circuit occur close to the generator terminal, the ratio of initial and final value of the short circuit current is। तो भाई आपने जो लेक्चर देखा था ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। जो जो चीज गिवन है वो देख लो। एक तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आपके पास गिवन है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ से देख लेता हूँ भाई। और क्या गिवन आपके पास, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू जल्दी से देख के मुझे बताइए भी कितनी गिवन है। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आपके पास गिवन है 0.2 पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है राजे, दैट इज 0.1, ठीक है। और 1 पर यूनिट, सॉरी 1 पर यूनिट गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर है, इसको मैंने उसकी रिएक्टेंस के साथ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके टर्मिनल के ऊपर 3 फेज फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। दिस इज I ऑफ F, ठीक, उतनी बात। तो इसका आपने भाई, इसमें आपने इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट आपने निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल करंट कौन सा होता है भाई, बोलो। इनिशियल करंट कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो E जो भी यहाँ पे E रही होगी डिवाइड बाय आपकी XD डबल डैश। फाइनल कब होता है, फाइनल पे आपके पास E डिवाइड बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस रह जाती है भाई, आपको ये चीज पता है ना। तो अगर ट्रांजिएंट होता तो XD डैश होता, सब ट्रांजिएंट आपका इनिशियल के लिए वैलिड होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम उसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो इनिशियल बाय फाइनल करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई, ये कैंसिल हो जाएगी। तो XD मेरा ऊपर आ जाएगा और XD डबल डैश मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बोलो जी, XD डबल डैश, सॉरी इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0.2 है। तो 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5 पर यूनिट, करेक्ट हो इतनी बात। तो यूनिट देखो भाई किस में आपने कैलकुलेट करना था, रेशो ही निकालनी थी, ठीक है। रेशो आपके पास आपकी 5 आ जाएगी, पर यूनिट इसके साथ नहीं आएगा 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजी 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आ 3 फेज जनरेटर रेटेड एट 110 MVA, ये यहाँ से स्टेटमेंट रीड करिए भाई। 110 MVA 11 kV is connected through a circuit breaker to a transformer
द जनरेटर हैविंग डायरेक्ट एक्सेस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस गिवन है भाई आपके पास। द जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, नो लोड के ऊपर आपका भाई गिवन है सिस्टम, ठीक है। एंड रेटेड वोल्टेज व्हेन अ 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर बिटवीन द ब्रेकर एंड द ट्रांसफार्मर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल सिमेट्रिकल आर्मेस करंट इन द ब्रेकर विल बी। तो सिमेट्रिकल आर्मेस करंट की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो सिमेट्रिकल आर्मेस करंट कौन सा होता है भाई, इनिशियल, ठीक है। आपके पास सब ट्रांजिएंट करंट निकालना है। सब ट्रांजिएंट करंट क्या होता है आपके पास, बोलो E डिवाइड बाई, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिए भाई, सब ट्रांजिएंट आर्मेस करंट, ठीक है। किसके इक्वल आया था भाई, E ऑफ F डिवाइड बाई JXD डबल डैश, ठीक है। यही तो आपने कैलकुलेट करना भाई, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये भी, ठीक है। चलिए जल्दी से निकालिए। दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन योर ट्रांजिएंट इन अल्टरनेटर, ठीक है जी। करिए जल्दी से सॉल्व और बताइए मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो करने स्टार्ट करें सॉल्व। तो सबसे पहले इसका जो रिएक्टेंस है वो कौन सा लेंगे, आपका सब ट्रांजिएंट वाला लेंगे, परसेंटेज है मींस इस ये क्या गिवन है 0.19 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी EF गिवन होगी वो भी मेरी पर यूनिट के अंदर ही लेनी पड़ेगी मुझे, और वो जनरली हम क्या लेके चलेंगे 1, ठीक है। उसको क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 11 kV है ना, 11 kV को बेस लो तो कितना हो जाएगा, बोलो जी 1 पर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। हम बेस कितना लेके चलेंगे 11, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूं इनिशियल केस के लिए, तो इनिशियल केस के लिए आपके जनरेटर का सर्किट ऐसा होगा, EFG जिसकी वैल्यू हम ले लेंगे 1 पर यूनिट, और J है 0.19 J, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है भाई, फॉल्ट हो रहा है, ठीक है जी। J कौन सी रिएक्टेंस लेंगे, इनिशियल XD डबल डैश होगी, ठीक है। सब ट्रांजिएंट J I ऑफ F आपने निकालना है भाई, जल्दी से निकाल दो। तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.19। जल्दी से बताओ इसकी रेशो कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसकी रेशो आ रही है आपके पास 5.263 पर यूनिट, करेक्ट हुई इतनी बात। अब लेकिन जो आपका ऑप्शन है वो आपकी एम्पियर में है, इसका मतलब मुझे करंट की बेस वैल्यू निकालनी होगी। तो करंट की वही बेस वैल्यू निकाल दो, वो किसके इक्वल होगा, MVA रेटिंग, MVA बेस डिवाइड बाय √3 इंटू KB बेस, ठीक है। तो MVA बेस देख लो भाई, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, MVA 110 MVA का है और 11 KB है, तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 110 इंटू 10⁻6 √3 इंटू 11 इंटू 10⁻3, बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका मतलब जो बेस करंट है इसको सॉल्व कर दो भी जल्दी से, 5773.5 एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा बेस करंट, ठीक है। तो एक्चुअल फॉल्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी फॉल्ट की, सर जो मेरे पास IF पर यूनिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट की बेस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो फॉल्ट करंट कितना आया था भाई 5.263, यहाँ पे देख सकते हो, इनटू 5773.5, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास 30.39 इंटू 10⁻3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे राजी, किलो एम्पियर, तो 30.39 किलो एम्पियर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई आपके पास इजी क्वेश्चन था, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछ रहा है भाई, जल्दी से रीड करिए, मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर आपके पास एक डायग्राम गिवन है और क्या बोल रहा है, फॉर द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन बिलो द ब्रेकर कनेक्टिंग अ लार्ज सिस्टम टू बस नंबर 2, ये है बस नंबर 2, ये आपके पास सर्किट ऑफ ब्रेकर है, ठीक है। इनिशियली ओपन है, द सिस्टम 3 फेज फॉल्ट लेवल एट बस 3 अंडर दिस कंडीशन इज नॉट नोन, आफ्टर क्लोजिंग द सिस्टम ब्रेकर 3 फेज फॉल्ट लेवल एट बस नंबर 1 फाउंड टू बी 5 पर यूनिट, all unit value on common base, pre-fault load current are neglected and pre-fault voltage are
assumed to be 1 per unit at all buses, what will be the new 3 phase fault level? ठीक है, 3 phase fault level निकालना है भाई। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट को घुमा रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहले केस का तो कोई सॉरी पहले केस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना ऊपर सर्किट करने का, उस पे तो बोल रहा है कि अननोन है। दूसरे केस में बोल रहा है उस सर्किट ब्रेकर को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, उस केस में मेरे पास बस नंबर 1 पे आपको फॉल्ट लेवल दे दिया। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। चलिए इसका करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। अल्टरनेटर का हो गया, उसका वोल्टेज हो गया, इसके बाद ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसमिशन लाइन होगी, फिर इसके बाद मेरे पास ये सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम का आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, समझ रहे मेरी बात। और आपको हर एक पॉइंट पे जो बोर्ड है कितनी वोल्टेज है, 1 पर यूनिट है। इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 1 पर यूनिट है। समझ रहे मेरी बात। अब ये जो रेक्टेंस है जनरेटर का, ठीक है, वो किसके इक्वल गिवन है भाई, ईजी तो 1 है, इसका रेक्टेंस जे 0.2 है, जे 0.2, और ट्रांसफार्मर का 0.2 है, ट्रांसमिशन लाइन का जे 0.3 है। ठीक है, और इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं इसका। ठीक है, जो पहला फॉल्ट लेवल आपको गिवन है उससे मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो बस नंबर 1 मेरी यहाँ पे है भाई ये देखो, ये बस नंबर 1 ट्रांसफार्मर के बाद। ठीक है, इस पे आपको फॉल्ट लेवल गिवन है राजी, कितना बोलो, 5 पर यूनिट गिवन है कि नहीं। हाँ जी, तो 5 पर यूनिट आपके पास गिवन है। ठीक है, फॉल्ट लेवल का मतलब होता है राजी, फॉल्ट लेवल दैट इज योर शॉर्ट सर्किट MB। ठीक है, MB रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर दैट मस्ट बी इक्वल टू IF पर यूनिट। पर यूनिट में आपकी ये दोनों सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जानिए। मींस आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है जी, तो फॉल्ट करंट आपके पास 5 एम्पियर गिवन है, तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इससे हमें ये क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा, इसका मतलब फिगर मेरी कुछ ऐसी होगी। तो इसको मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो फिगर मेरी कुछ ऐसी होगी। ये जो करंट होगा दैट इज 5 पर यूनिट। ठीक है, इसमें अप्लाई करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करिए तो बताइए कितना आंसर आ रहा है भाई, दैट इज -1 प्लस I इंटू, हाँ जी, x प्लस I इंटू, इसको इकट्ठा ही कर देते हैं भाई, I इंटू साथ में j बाहर आ जाएगा, x प्लस 0.3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। मीन जो यहाँ से I करंट की वैल्यू आने वाली है दैट इज योर 1 डिवाइड बाई x प्लस 0.3। ठीक है, और डिवाइड में 1/g आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर आप ऐसा करिए, फॉल्ट करंट की तरह आप इसको थेवेनिन की तरह यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो थेवेनिन के साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज केवीएल लगाओ दोनों साइड, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, तो चलिए अगर मैं यहाँ से आपके पास x इक्विवेलेंट निकालूं तो x इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा राजी, जल्दी से बताओ। ये दोनों किस में कनेक्टेड है राजी, सीरीज में। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ओवरऑल किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, इसका मतलब 0.4 इज पैरेलल विद 0.3 प्लस x, ऐसे बोल सकते हैं, बोलो जी। हाँ जी सर, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब x इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है मेरे पास, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम करेंगे, 0.7 प्लस x आ जाएगा। बोलो ठीक हुआ इतनी बात। ओके, बिल्कुल ठीक है सर। जो मेरे पास फॉल्ट करंट होता है राजे दैट इज प्री फॉल्ट वोल्टेज। इस पे प्री फॉल्ट वोल्टेज कितनी है, 1, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कितनी है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई x इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दो भी, 0.7 प्लस x ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 0.12 प्लस 0.4 इंटू एक्स इक्वल टू 5। तो 0.7 प्लस x दैट इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 प्लस 22 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकलने वाली है दैट इज इक्वल टू, बोलो ये 0.6 बचेगा, सॉरी 0.6। ठीक है, ये 2 बचेगा, जो 0.2 बचेगा भाई, देख लो 2x ही बचेगा ना, साथ में इसके x है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये इधर जाएगा 2x हो जाएगा, उधर x बचा है, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 0.7 माइनस 0.6, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, 0.6
1 पर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब जो पहले ही कंडीशन जो गिवन थी आपको, उसके साथ आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस x की वैल्यू आपके पास आ गई J0.1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें फॉल्ट लेवल पूछ रहा है एट बस नंबर 3। तो बस नंबर 3 देखो कहां पे होगी। ठीक है, तो बस नंबर 3 देखो भाई कहां पे होगी। ओके, तो क्वेश्चन में आपके बस नंबर 3 पे फॉल्ट लेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉल्ट लेवल 3 देख लो भाई, बस नंबर कहां पे होगी, जे है मेरी बस नंबर 3। ठीक है, तो इसका मतलब जे हुआ ये लाइन है, लाइन के बाद इस सर्किट पे आपका फॉल्ट लेवल पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहीं पे डिफरेंट पेन के साथ मार्क कर देता हूं। तो इस थर्ड नंबर बस के ऊपर जब फॉल्ट आएगा उस पे आपको भाई पूछ रहा है फॉल्ट लेवल कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको शॉर्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो इसके क्रॉस हम क्या निकाल देते हैं, एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब एक्स इक्विवेलेंट क्या होगी, ये तीनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे भाई, 0.3, 0.5, 0.7 और इधर कितना है 0.1। ठीक है, तो एक्स इक्विवेलेंट निकाल दो बस, सिंपल। तो एक्स इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 0.7 पैरेलल विद 0.1। बोलो ऐसे ही आ जाएगा भाई, बिल्कुल सर ऐसा आ जाएगा। फिर सॉल्व कर दो सर, 0.7 इंटू 0.1 डिवाइड बाई दोनों का सम 0.8, तो 0.07 डिवाइड बाई 0.8। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 0.0875 पावर ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर एक्स इक्विवेलेंट राजी आपके पास आ गया तो आईएफ कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। बोलो, आईएफ कैलकुलेट करना इजी है राजी, प्री फॉल्ट वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक्स इक्विवेलेंट ईएफ तो आपकी प्री फॉल्ट वोल्टेज उन्होंने 1 ही बोल रखा है, 0.0875। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 11.4285 पर यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा राजी, फॉल्ट लेवल। ठीक है, दैट इज योर MBA रेटिंग ऑफ योर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट हो इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर, तो इस लेक्चर में भाई आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और उसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से डेवलप करना। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, नोट करके आपका जो आपने पॉइंट नंबर 3 लिखे लिए थे, एक 4 नंबर पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना भाई। उसमें एक चीज और लिखना, कई बार क्या होता है जिस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा होता है उस पॉइंट पे मुझे फॉल्ट इंपीडेंस गिवन होती है। ठीक है, लिखो इन ऑल प्रीवियस पॉइंट, जितने आपके प्रीवियस पॉइंट थे, इफ 3 फेज symmetrical fault occurs at any point, ये गिवन होगा ना, at any point having fault impedance इज ZF। मान लीजिए कोई फॉल्ट इंपीडेंस उसकी गिवन हो। ठीक है, पहले तो हम ZF को 0 लेके चल रहे थे ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ZF आपको गिवन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, देन पहले जो IF आपके पास आया था राजी, BF 0 कौन सी थी, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट F डिवाइड बाई एक्स इक्विवेलेंट लिखते थे ना। ठीक है, अगर कोई आपके पास फॉल्ट का ZF रहा होगा वो इसमें एक्स इक्विवेलेंट में ऐड कर देना है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझ रहे मेरी बात। तो अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूंगा तो नॉर्मल मेथड पे मान लीजिए मेरे पास ये जनरेटर था राजी, ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंस x था, ये x2 था, आगे x ऑफ 3 था, फिर मेरे पास मान लीजिए मोटर थी। ठीक है, ऐसे ही था ना मेरे पास सर्किट, और मैं यहाँ पे ज्यूम करता था जी मेरा मान लीजिए पॉइंट F है। ठीक है, ये xg था, x1 था, x2 था, ये x ऑफ 3 था, यहाँ पे x ऑफ g था। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जैसे ही फॉल्ट आएगा एट 3 फेज फॉल्ट, पहले हमने क्या किया था, एक शॉर्ट सर्किट की तरह उसको ट्रीट करवाया था। ठीक है, लेकिन अब जब मेरे पास फॉल्ट ZF रहा होगा तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा राजी आपकी फॉल्ट इंपीडेंस Z ऑफ F जितनी भी गिवन होगी। ठीक है, और यही मेरे पास क्या होगा राजी, फॉल्ट करंट होगा। करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, ये चीज भाई आपका स्किप हो गया था पॉइंट, इसको आप उसमें ऐड कर लेना। राइट, बोलो जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स,
तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, मेरे पास जो 3 फेज फॉल्ट है, मान लीजिए बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। बैलेंस 3 फेज सिस्टम में क्या है, मान लीजिए 3 फेज है मेरे पास आर वाई बी, ठीक है। फॉल्ट होने का मीनिंग क्या है, आपके तीनों के तीनों क्या होंगे राजी, शॉर्ट होगी, ठीक है। तीनों के तीनों आपके फेज क्या हो गए राजी, शॉर्ट हो गए, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलूं मैं, हैवी करंट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस फेज में जा रहा है 1000 एंगल 0 डिग्री, और आपको पता है दूसरा क्या करेगा 120 डिग्री लैग करेगा, इसमें -120 जाएगा, इसमें कितना जाएगा +120 डिग्री जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो शॉर्ट हो गया पॉइंट आपका, इसमें करंट कितना जाएगा, ठीक है। इसमें करंट कितना जाएगा राजी, मान लीजिए फॉल्ट की जो जेड ऑफ एफ है वो मैं 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो करंट होगा ये 1000 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस तीनों का सम ही जाएगा भाई, बोलो बिल्कुल सर समझाएगा। जब तीनों का सम आप कैलकुलेट करोगे राजे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस 1 एंगल ऑफ -120 डिग्री प्लस 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। इस पूरे की राजे जो वैल्यू होती है वो मेरी 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दे दूं स्नेक का, ठीक है, दिस इज स्नेक, स्नेक की तरह मैं बना देता हूं लिखने के लिए जस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्नेक के अंदर करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो नो करंट फ्लोज इन स्नेक अंडर बैलेंस कंडीशन, ठीक है, बैलेंस 3 फेज फॉल्ट कंडीशन। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, जेड एफ मेरे पास इस केस में क्या है 0, अगर जेड एफ 0 है तो वोल्टेज भी मेरा कितना हो जाएगा राजी, उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं परफेक्ट डेड शॉर्ट सर्किट। जब वोल्टेज कोई भी शॉर्ट सर्किट है, अगर उसकी वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब वो परफेक्ट शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अगर जेड एफ हल्का सा मेरी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड बोलो परफेक्टली डेड शॉर्ट सर्किट। जहां तक ओके हुआ। तो जब भी मेरे पास सिस्टम बैलेंस होगा, जैसे ही 3 फेज फॉल्ट मेरे पास आएगा, तो इस स्नेक में जो मेरा करंट रहेगा राजी, वो क्या रहेगा बोलो 0 रहेगा। लेकिन इंडिविजुअली फेज के अंदर वेरी हैवी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बोलो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे कोई ग्राउंड लगा हुआ है, चाहे ग्राउंड यहाँ पे लगाओ चाहे ना लगाओ, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको आप वर्डिंग में लिख लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन 3 फेज फॉल्ट, ठीक है। 3 फेज फॉल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये ट्रिपल एल होता है राजी आपका 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसका मतलब ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एल जी जे अगर कोई फॉल्ट है आर नथिंग बट सेम, ठीक है। इसका मतलब दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि करंट तो उसमें 0 ही है ना, चाहे आप इंपीडेंस लो चाहे आप अर्थ की इंपीडेंस ना लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो जी, बिकॉज सेम करंट आपका ग्राउंड में फ्लो करेगा, चाहे आप रहो चाहे ना लो, ठीक है। सेम करंट फ्लोज थ्रू ग्राउंड। करेक्ट हो इतनी बात। चलिए अब मेरे पास जैसे ही मैंने सिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट किया था, मेरे पास सर्किट ऐसा बन रहा था भाई, बोलो यहाँ पे इंपीडेंस ईजी लिख लो चाहे ई लिख लो, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आ गया था अगर मैं थेवेनिन की सर्किट की बात करूं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट एफ था भाई, और यहाँ पे मैं मान के चल रहा था मेरे पास क्या आ रहा था, फॉल्ट आ रहा था, ठीक है। तो इस टाइप का मेरे पास सर्किट बन गया था, ठीक है। और ये जो वोल्टेज आपके पास थी दैट इज रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे ही फॉल्ट आ गया, इट मीन ये क्या हो गया राजेश, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और इसको, इस पॉइंट को जो न्यूट्रल वाली होती है, इसको जेड पीवी बोलते हैं राजेश, दैट इज जीरो पावर बस, जीरो पावर बस। बिकॉज इसका जो, इसके अंदर जो करंट जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सॉरी जो वोल्टेज है वो मेरी 0 है, और करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है ISC, ठीक है। तो पावर क्या होगी, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज 0 है तो पावर कितनी होगी 0, इसलिए हम इस बस को क्या बोलते हैं, बोल देते हैं राजे जीरो पावर बस। ये जो बस है दैट इज जीरो पावर बस, ठीक है। कहीं पे भी लिखा हो ZPV, उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो E मेरे पास क्या थी राजे, E है आपकी प्री फॉल्ट वोल्टेज, ठीक है। और इसको
बोलेंगे प्री फॉल्ट वोल्टेज, जो आपने BF0 लिखा था, ठीक है, क्योंकि थेवेनिन सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थेवेनिन सर्किट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट प्री फॉल्ट वोल्टेज, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट F, ठीक है, हमने पहले B0 के साथ डिनोट किया था, ठीक है, चलो मैं जस्ट यहाँ पे इसके साथ डिनोट कर देता हूँ। X क्या होगा आपका, थेवेनिन, बोलो थेवेनिन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है जी, ये मेरी थेवेनिन की रिएक्टेंस होगी, ठीक है। जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका मतलब जो मेरे पास 3 फेज फॉल्ट होगा, I3 फेज, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी राजी, बोलो E डिवाइड बाई X हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट के अंदर मैंने इसको थेवेनिन के साथ रिप्लेस कर दिया तो E बाई X होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होगा, जो जनरेटर वोल्टेज होती है राजी, जनरेटर वोल्टेज इज 1 पर यूनिट, ठीक है। सो इसका मतलब अगर ये जनरेटर वोल्टेज 1 पर यूनिट है तो वैल्यू ऑफ E ऑलवेज क्या रहेगी, द वैल्यू ऑफ E ऑलवेज, जो गेट में क्वेश्चन आएगा उसमें E आपका कन्फर्म है भाई 1 पर यूनिट ही रहेगा। इसका मतलब जो I3 फेज फॉल्ट होगा राजे, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज इक्वल टू E बटा X, बताया था ना, E की वैल्यू 1 है तो 1 बाई X ही होगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज E आपके पास कितना है 1 पर यूनिट, ठीक है। जो भी आपकी रिएक्टेंस होगी इक्विवेलेंट उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, वही मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करके पॉइंट लिख लो भाई, नोट करके पॉइंट लिखिए जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, लिखिए द रेसिप्रोकल ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट पर यूनिट रिएक्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा, गिव्स ISC इन पर यूनिट, ठीक है। वो मेरे पास 3 फेज फॉल्ट देगा, जहां शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देगा, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई 1 बटा X होगी, ठीक है जी। इफ, आगे अगला पॉइंट लिखिए, इफ शॉर्ट सर्किट करंट इज, इफ शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब 3 फेज फॉल्ट करंट, ठीक है। मान लीजिए ISC की वैल्यू X पर यूनिट है, ठीक है, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट पावर कितनी हो जाएगी मेरी, शॉर्ट सर्किट पावर विच इज इक्वल टू E इंटू ISC होती है राजे, ठीक है। E की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू ISC कितना है X, इसका मतलब जो शॉर्ट सर्किट पावर आ जाएगी मेरी वो कितनी आ जाएगी राजे X पर यूनिट, ठीक है, वेयर X क्या है 1 बटा कैपिटल X, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं X पर यूनिट मेरी शॉर्ट सर्किट पावर आ गई पर यूनिट, अगर इसको MVA बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो आगे अगर मैं बताऊं, रेटिंग ऑफ circuit breaker to be installed at fault location, तो MVA रेटिंग ही चाहिए वही, X तो आपकी पर यूनिट है, इसको MVA बेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बोलो जी, ये होती है भाई रेटिंग, ठीक है, रेटिंग, रेटिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट दिस वन। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो आगे लिखिए, अगर मैं इसको लिमिट करना चाहूं इस करंट को, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैं प्रूव भी करूंगा इसको, द फॉल्ट करंट इज लिमिटेड बाय रिएक्टेंस ओनली, ठीक है, ओनली बाय अप टू, सॉरी, अप टू फॉल्ट पॉइंट, ठीक है, इट इज नॉट लिमिटेड बाय जेट ऑफ एफ, ठीक है। बताता हूं कैसे, ठीक है, पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। एक हल्की सी क्वेश्चन लिखिए भाई, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, 100 kVA इक्विपमेंट has 5% impedance, ठीक है, इट्स
शॉर्ट सर्किट केवीए इज, उसकी शॉर्ट सर्किट केवीए कितनी होगी, ठीक है। तो ये चीज भाई आपने बतानी है, तो जल्दी से बताओ भाई। इसका मतलब एक्स पर यूनिट आपको गिवन है कितना 0.05, ठीक है। तो इसका मतलब आईएससी निकाल लोगे, उसका आईएससी कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स पर यूनिट, दैट इज 1 डिवाइड बाय 0.05 मींस बोलो 20 पर यूनिट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट केवीए निकाल सकते हो, शॉर्ट सर्किट केवीए इज नथिंग बट आईएससी दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये तो पर यूनिट में आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए राजे बोलो, ये होगी शॉर्ट सर्किट केवीए, ठीक है। ये पर यूनिट में आ गई, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअल। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट केवीए जो आपकी एक्चुअल होगी या इन केवीए दैट इज इक्वल टू 20 इंटू बेस वैल्यू कितनी है राजी 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ गया राजी 2 MVA। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास ऐसा ही सर्किट था आपके पास, यहाँ पे रिएक्टेंस थी x ऑफ x, ये मेरे था E जिसकी वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पर यूनिट 1 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर लगा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट F था, ठीक है, इस पॉइंट F पे मेरे पास क्या आ रहा था आई शॉर्ट सर्किट करंट जा रहा था, ठीक है। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग कितनी चाहिए होगी इस सर्किट ब्रेकर की, यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर मेरे पास लगेगा उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है मुझे 2 MVA लेनी पड़ेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग कैपेसिटी जो आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉर्ट सर्किट करंट है ना भाई। अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट कम कर दूं तो मेरी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर है वो भी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात। चलिए अब मेरा पॉइंट है कि मुझे सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो कम करनी है, ठीक है। वो कम कैसे होगी, बिकॉज यहाँ पे जो फॉल्ट करंट आएगा वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूंगा तो कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, उसके लिए मेरा आईएससी कम होगा, आईएस जैसे ही कम होगा मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मेरी कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। तो लिखिए हाउ टू रिड्यूस आईएससी, हाउ टू रिड्यूस्ड शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इस शॉर्ट सर्किट करंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस बढ़ा दो सर्किट की आपका कम हो जाएगा, ठीक है, आंसर तो बिल्कुल सही है। देखते हैं भाई कैसे होगा कि नहीं होगा। सो पहला पॉइंट लिख लेते हैं चलो आपकी तरह, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज, लिख लो भाई, रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज आपके बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, बोलो जी क्या होंगे, पावर लॉस, पावर लॉस, ठीक है। बिकॉज ये आपके पास रिएक्टेंस है भाई जो 5% गिवन थी, आप बोल रहे हो भाई इसके साथ आप रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। अगर आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, इसकी वजह से जो क्या होगा, क्योंकि करंट यहाँ से जो जा रहा है वेरी हाई करंट जा रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ से कंटिन्यू हीट लॉस होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होते रहेंगे राजी, हीट डिसिपेशन, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ये मेथड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आप बोलोगे सर आप ऐसा करिए, अगर ये नहीं लगाना चाहते आप इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा दो, क्योंकि रिएक्टेंस ही मुझे बढ़ानी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज कैपेसिटर ये भी हम नहीं यूज करते, आर नॉट कंसिडर्ड। क्यों नहीं करते भाई, मान लीजिए ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, XC, ठीक है, आपको ये तो क्लियर है ना, यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा राजी, ISC जाएगा, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी दैट इज वोल्टेज इक्वल टू ISC इंटू बोलो XC, ठीक है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, ठीक है। इफ अगर ये वाली वोल्टेज आपकी ग्रेटर देन होगी राजे, बोलो किससे ग्रेटर देन होगी, आपकी ग्रेटर देन होगी सैचुरेशन वोल्टेज से, ठीक है, बोलो भाई, बोलो यार, नहीं बोलोगे, बोलो। देखिए कैसे मैं समझाता हूं, ठीक है, सैचुरेशन का मीनिंग क्या है। अब सैचुरेशन को भूल जाइए। नॉर्मल केस पे अगर मान लीजिए मैंने कैपेसिटर लगाया, ठीक है, करंट अगर आई यहां से फ्लो किया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी प्लस माइनस बी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई राजी, आई इंटू एक्सी। अब जैसे ही मेरा शॉर्ट सर्किट आएगा, ठीक है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट आएगा यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करेगा, ये नॉर्मल केस पे करंट था, ठीक है, ये कौन सा है, ड्यूरिंग फॉल्ट है, ड्यूरिंग फॉल्ट है, ठीक है, ये है बिफोर फॉल्ट, समझने के लिए बस देखिए, ठीक है, ये है मेरे पास बिफोर फॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे
XC की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी उसका नाम मैं लिख देता हूँ BSC, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा ISC इंटू एक्स ऑफ सी। और आपको ये तो क्लियर है ना, जो ये करंट ISC है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू नॉर्मल करंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एज जो वोल्टेज ड्यूरिंग द फॉल्ट है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू नॉर्मल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इसका मतलब इसके साथ क्या होगा, इसकी इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब ये भी मेथड हम नहीं यूज करेंगे। तो भाई हम क्या यूज करें जिसके साथ हमारा मसला हल हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे राजी कौन सा, बोलो सीरीज रिएक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि सीरीज रिएक्टर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो केस कहां तक हो गए थे, बी तक हो गए थे, तो सी पॉइंट और ऐड कर लीजिए भाई। तो लिखिए सीरीज रिएक्टर आर वाइडली, हाँ जी, कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट लिमिटिंग डिवाइस, ठीक है, लिमिटिंग डिवाइस। तो अगर आपसे पूछे सीरीज रिएक्टर क्या करता है, सीरीज रिएक्टर आपका भाई जो फॉल्ट करंट है 3 फेज उसको कम करता है, ठीक है। तो आपके जो रिएक्टर हो गया इसमें ना तो भाई आपकी प्रॉब्लम है कि पावर लॉस होगी, मींस हीट डिसिपेट होगी, ना ही इसकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन का कोई चांस है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तो जस्ट एक कॉइल होती है और रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से इसमें कोई हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बस इसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये सैचुरेट हो जाता है आपका, ठीक है। रिएक्टर क्या हो जाता है राजी, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फ्लक्स आएगी, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा फ्लक्स मेरी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा करंट आप इंक्रीज करता जाइए, फ्लक्स ने जितना बढ़ना है उतना बढ़ जाएगा, इसके बाद वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यही एक इसकी दिक्कत है। उस दिक्कत को हम अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सैचुरेशन, हम क्या करते हैं, इसमें जो आपकी मेटेलिक कोर होती है उसको हम एयर कोर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। टू अवॉइड सैचुरेशन प्रॉब्लम द मेजॉरिटी ऑफ सीरीज रिएक्टर, लिख लो भाई ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं, टू अवॉइड सैचुरेशन प्रॉब्लम द मेजॉरिटी ऑफ सीरीज रिएक्टर आर मेड अप ऑफ एयर कोर्ड रिएक्टर, ठीक है। एयर कोर का मतलब ये नहीं है हवा में लटका दिया, मींस आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यूज करोगे, चाहे प्लास्टिक यूज कर लीजिए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वाली समस्या भी मेरी रिमूव होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कितनी रेटिंग आपकी कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखिए 100 kVA इक्विपमेंट हैज 5% क्या भाई आपकी इंपीडेंस टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट को आपने लिमिट करना है, ठीक है। टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट टू 2.5 पर यूनिट और टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट टू 250 MVA सॉरी KVA शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, सॉरी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी लिखिए भाई। ये कौन सी कैपेसिटी होती है राजी आपकी, सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ सीरीज रिएक्टर इज, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई आपके पास, ठीक है। चलिए तो आपको ये तो क्लियर है, ISC मेरे पास क्या होता है भाई 1/x। अब मैं सीरीज में एक रिएक्टेंस और लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट लिमिट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट की अगर मैं बात करूं, इस सर्किट को देखिए ध्यान से भाई, ठीक है। ये मेरे पास E था, ये मेरे पास रिएक्टर गिवन था, हम क्या करेंगे इसके सीरीज में एक रिएक्टर लगा देंगे, ठीक है। XSC, ये X तो मेरा पहले था, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो फॉल्ट करंट हो जाएगा राजे दैट इज इक्वल टू E/X प्लस XSC, ठीक है। तो जे फैक्टर ऐड होने से ये नीचे वाली टर्म मेरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा जो फॉल्ट करंट है वो पहले से कम हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए
इसका मतलब क्या हुआ, ISC मेरा किसके इक्वल हो जाएगा राजी, इतना हो जाएगा जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस XSC दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2.5। तो XSC की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो कितनी, 1 डिवाइड बाई 2.5 दैट इज इक्वल टू 0.4 माइनस x आपकी 5% गिवन है, दैट इज 0.05, राइट। तो आंसर कितना आ गया, 0.35 पर यूनिट XSC। इसका मतलब XSC को मुझे कितना रखना पड़ेगा, 35%। ठीक है, पर यूनिट को मैं परसेंटेज वैल्यू में भी लिख सकता हूं। बोलो जी, ओके हो गया पॉइंट। तो अगर मैं सीरीज में 35% ऑफ सीरीज रिएक्टर यूज कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे मेरे पास x था, XSC लगाने से ये x है, ये E है, जो मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी किसकी, सर्किट ब्रेकर की, वो कितनी हो जाएगी राजे, 250 kVA। पहले कितनी थी, जब सीरीज रिएक्टर नहीं था। ठीक है, जब सीरीज रिएक्टर नहीं था सर, उस केस में आपके पास इसकी जो थी वो 2 MVA थी। KVA में अगर मैं बात करूं तो 2000 KVA। ठीक है, 2000 KVA आपकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी थी उसको कितना कम कर दिया भाई, 250 KVA पे ले आए। ठीक है, कितने परसेंट सीरीज रिएक्टर लगाने से, 35%। समझ रहे मेरी बात। ठीक है, तो लिखिए हेंस by using XSC क्या भाई, सीरीज रिएक्टर के साथ जो रिएक्टेंस आई है। ठीक है, सीरीज रिएक्टर शॉर्ट सर्किट KVA रिड्यूस्ड। ठीक है, सो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी वही आपके पास सर्किट ब्रेकर भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बोलो जी, समझ में आया मेरी बात। चलिए, ये भाई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहां से भाई आपको आइडिया हो गया होगा कि हम जो फॉल्ट है 3 फेज स्टडी क्यों करते हैं, फॉर द एनालिसिस ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर के अंदर देखते हैं भाई क्या होगा। चलिए, तो सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 3 फेज फॉल्ट। ये तो क्लियर हो गया भाई आपके पास। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी देख लिया था आपने, तो इसको लिख भी लो भाई, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डन, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो जी, 3 फेज फॉल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट में कौन कौन से आ सकते हैं, ट्रिपल एल भी आ सकता है और ट्रिपल एल जी भी आपका आ सकता है। ठीक है जी, तो मुझे एक चीज और बताइए, एमबीए रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट इज इक्वल टू √3 ऑफ BL नॉमिनल इनटू फॉल्ट करंट ऑफ एनी फेज। मान लीजिए मैं ए फेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर मैं बेस MBA की बात करूं, ठीक है, बेस MBA मैं कैसे निकाल लूंगा, √3 ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज का बेस वैल्यू इनटू, हाँ जी, आपके पास करंट का बेस वैल्यू। ठीक है, इसके साथ मेरे पास बेस MBA आ गया। अगर बेस MBA आ गया, इसको मैं नंबर 1 ले लूं, इसको नंबर 2 ले लूं। ठीक है जी, एक्चुअल वैल्यूज है आपके पास, राइट। ये जो BL नॉमिनल है मैं आगे बताता हूं क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, 1 डिवाइड बाई 2 कर दूं, ये क्या हो जाएगा, MBA रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर डिवाइड बाय बेस MBA मींस पर यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, MBA रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इन किस में आ गया राजी, पर यूनिट, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जे और जे कैंसिल हो जाएंगे, बोलो, और ये मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू BL नॉमिनल डिवाइड बाय BL बेस, ठीक है, इनटू IF पर यूनिट। ठीक है, इफ अगर मेरी BL नॉमिनल इक्वल टू हो जाए BL बेस, तो उस केस में जो MBA होगा, MBA ऑफ सर्किट ब्रेकर इन पर यूनिट, वो किसके इक्वल हो जाएगा राजी, बोलो जी, IF पर यूनिट के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, वेरी गुड। अब B नॉमिनल का मीनिंग क्या है, लिखिए, VL नॉमिनल है आपकी प्री फॉल्ट वोल्टेज। ठीक है, B0 ही है आपकी
ये है बिफोर फॉल्ट वोल्टेज एट फॉल्टी पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। जो आपने लिखा था V0 वही है ये चीज। ठीक है, अगर V0 मेरा जो बेस की वोल्टेज है उसके इक्वल आ जाए तो उस केस में डायरेक्टली जो आपने फॉल्ट करंट निकाला उसकी पर यूनिट वैल्यू ही डिसाइड करेगी MVA सर्किट ब्रेकर। जो हमने ऊपर चीज प्रूव करी थी अजय वो सेम चीज मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं जस्ट, लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर और निकलेगा। ये चीज मैंने जो बताई थी वही चीज यहाँ पे आ रही है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, वेरी गुड। आगे सुनिए फिर स्टोरी। ठीक है, आगे फिर देखिए, सर्किट ब्रेकर रेटिंग इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं भाई, सर्किट रेटिंग इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। ठीक है, सबसे पहले रेटेड मोमेंट्री करंट। जो रेटेड मोमेंट्री करंट है वो किसके इक्वल होता है भाई आपके पास? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए सुनिए फिर। तो सबसे पहले जो डीसी ऑफसेट करंट था मेरा, डीसी ऑफसेट करंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.6 टाइम होता है भाई आपका सिमेट्रिकल एसी ऑफसेट करंट। जो आपने ट्रांजिएंट ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी ना, उसके साथ मैं आपका कंपैरिजन करके बता रहा हूं। ठीक है जी, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी है राजे? IF। ठीक है, वो कितना आया था? 3 फेज सिमेट्रिकल करंट। बोलो जी, प्री फॉल्ट वोल्टेज डिवाइड बाय X इक्विवेलेंट। अगर कोई ZF होगी मींस फॉल्ट का कोई इंपीडेंस होगा वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो आपका डीसी ऑफसेट है दिस इज नथिंग बट, बोलो, दिस इज नथिंग बट 0.6 टाइम ऑफ फॉल्ट करंट। कौन सा? 3 फेज फॉल्ट करंट। ठीक हुई इतनी बात। आगे हमें चाहिए रेटेड मोमेंट्री करंट भाई, रेटेड मोमेंट्री करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट इज इक्वल टू, वो होता आपका भाई डीसी ऑफसेट करंट प्लस होता आपका सिमेट्रिकल, बोलो, एसी फॉल्ट करंट। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं? 3 फेज फॉल्ट को ही बोलते हैं जी। अभी आपने निकाला 0.6 ऑफ IF 3 फेज प्लस कितना है भाई? IF 3 फेज। ठीक है, तो रेटेड मोमेंट्री करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर कितना हो जाएगा भाई? कई बार डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.6 टाइम ऑफ IF 3 फेज। करेक्ट हो इतनी बात? चलिए जी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज भाई मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो भाई मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ये टॉपिक भाई क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक मेरे आने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।